हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हिंदी विषय का कक्षा 7 और पाठ नंबर 1 धरती का आंगन इकलौता, जो कि एक कविता है और इसके कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। देखो, जैसा कि आपको नाम से ही विदित हो रहा है कि धरती का आंगन इकलौता, कि जो धरती है, जो हमारी पृथ्वी है, वो इछला रही है, यानी कि खुश हो रही है, वो मचल रही है अपनी सुंदरता पर। तो इसमें इस कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि कहना चाहते हैं कि जो धरती है वो बहुत ही सुंदर लग रही है। इस पर जो गेहूं की, जौ की जो बालियां हैं, वो ऐसे लग रहा है जैसे कि सोने के समान प्रतीत हो रही है। और इसमें बताया गया है कि हमें निराशा को छोड़कर आशावादी बनना चाहिए, ताकि हम नए नए निर्माण, नए नए काम कर सकें। अब देखिए, मैं इसका संलाप बताती हूँ आपको। धरती का आंगन इकलौता, शस्य श्यामल भूखा यौवन, अंतरिक्ष का हृदय लुभाता। देखो, इसमें कवि ने धरती की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहा है कि धरती का आंगन इकलौता, कि जो धरती है, कि जो पृथ्वी है हमारी, वो हरी भरी और धन धान्य से भरपूर, यानी कि जब कोई भी व्यक्ति अपनी युवावस्था में जाता है तो उसकी जो सुंदरता होती है वो चरम सीमा पर होती है। इसी तरह से जब हमारी फसल तैयार होती है या चारों तरफ हरियाली दिखाई देती है, तो उस समय जो हमारी पृथ्वी है वो अपने यौवन के चरम शीर्ष पर होती है। तो इसी का वर्णन किया है इसमें कवि ने कि जो धरती है वो हरी भरी और धन धान्य से भरपूर बहुत सुंदर लग रही है। अंतरिक्ष का हृदय लुभाता। अब क्या कह रहे हैं कि जो आकाश है वो भी धरती को देखकर अपने आप को छोटा समझ रहा है, यानी कि उसके आगे आकाश भी फीका पड़ गया है। जो गेहूं की स्वर्णिम बाली, भूखा अंचल वैभवशाली, इस अंचल से चीर अनादि से अंतरंग मानव का नाता। अब देखो, ध्यान से सुने। जो गेहूं की स्वर्णिम बाली, जो गेहूं जो अनाज होता है, जो हम खाते हैं, उसकी बालियां सोने के समान पीले रंग की होती हैं। भूखा अंचल वैभवशाली, और जो भूमि का जो क्षेत्र होता है वो जब हरियाली होती है तो उसको क्या कहा जाता है कि ये समृद्ध है, ये अच्छी है, यहाँ पर अच्छी फसल होती है। इसी प्रकार कवि का कहना है कि जो और गेहूं की बालियां पक कर जब तैयार हो जाती हैं तो वो हमें सोने के समान दिखाई देती हैं, और ऐसा लगता है कि जो ये पूरी जो जमीन है, जो धरती है, वो समृद्धि यानी कि समृद्ध है, यानी कि अच्छी है, अच्छा यहाँ पर फल फूल रहा है, बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। इस अंचल से चीर अनादि से अंतरंग मानव का, इस अंचल से यानी कि इस क्षेत्र से जो लोग हैं, इस धरती माता के क्षेत्र से या धरती से चीर अनादि यानी कि अनंत काल, यानी कि जिसका कभी अंत, चीर अनादि का मतलब है जिसका कभी अंत नहीं होता, यानी कि कभी पीछे काफी सालों से ये चला आ रहा है कि मनुष्य और इस धरती का बहुत ही गहरा रिश्ता है, क्योंकि मनुष्य को खाने के लिए, रहने के लिए सब चीजें हमें धरती ही देती है, पृथ्वी से ही प्राप्त होता है। इसलिए मानव और इस धरती के नाते को बताया गया है। आओ नए बीज हम बोए, विगत युगों के बंधन को। अब इसमें कवि क्या कह रहे हैं कि देखो कि आओ भारतवासियों, हम सब इकट्ठे होकर नए बीज बोए, क्योंकि जब हम कोई बीज बोते हैं तभी वो उगकर पौधा तैयार होता है। विगत युगों के बंधन हुए, जो हमारे बीते हुए समय में जो हम रूढ़िवादी थे, हमारे अंदर निराशा थी, उसको खत्म कर दें और नए समय का निर्माण, नए समाज का निर्माण करें। भारत की आत्मा का गौरव, जो भारत है उसकी आत्मा का गौरव यानी कि उसकी जो सुंदरता है स्वर्ग लोक में भी न समाती, यानी कि जो भारत की जो सुंदरता है वो उसके आगे स्वर्ग लोक की जो सुंदरता है, मान्यता है कि स्वर्ग बहुत सुंदर है, तो इसी मान्यता के आधार पर कहा गया है कि भारत जो है उसके आगे स्वर्ग लोक की सुंदरता भी फीकी पड़ जाती है, वो भी अपने आप को तुच्छ समझने लगता है। भारत जगरे धरती की निधि, न्योछावर उन पर सहृदय विधि,
दाता वे सर्वस्व दान कर उनका अंतर नहीं लगाता। अब इसमें कवि क्या कह रहा है, भारतवासियों को कह रहा है कि हे भारतवासियों, हे भारत के लोगों, हे वीर पुत्रों, धरती की निधि यानी कि इस धरती का जो अनन्य भंडार है, जो कभी भी खत्म न होने वाला जो भंडार है, नौछावर उन पर सहृदय, उन पर यदि हम सब कुछ भी नौछावर कर दें, सब कुछ समर्पित कर दें, दाता वे सर्वस्व ध्यान कर, लेकिन फिर भी हम उसका अपना ऋण जो है वो नहीं उतार सकते। दाता वे सर्वस्व दान कर उनका अंतर नहीं आता, यानी कि हम अपना सब कुछ भी यदि उन्हें दे दें तो भी हम उनका ऋण नहीं चुका पाते, नहीं उतार पाते। जो पृथ्वी है वो अपना सर्वस्व हमें दे देती है, वह हमेशा देने के बारे में ही सोचती है। हम वसुधैव कुटुम्बकम् बने नए युग के निर्माता। अब इसमें कवि क्या कह रहा है कि हमें पृथ्वी पर जो सभी लोग रह रहे हैं, जो भारतवासी रह रहे हैं, उनको एक परिवार के समान रहना चाहिए, यानी कि पूरे जो भारत के लोग हैं वो एक परिवार के सदस्यों की तरह होने चाहिए। तभी हमारे नए युग का निर्माण होगा, तभी लोगों में वैर भाव मिटकर आपसी प्रेम या भाईचारे की भावना पैदा होगी। इसलिए हमें अपनी धरती को साफ, सुंदर, स्वच्छ और वृक्षों से परिपूर्ण रखना है, और हमें कभी भी वृक्षों को नहीं काटना है। तभी हमारी धरती, हमारी जो पृथ्वी है वो सुंदर रहेगी, समृद्ध रहेगी, और हम भी पृथ्वी के साथ ही सुख समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे देखिए, अब इसके आगे हम करते हैं प्रश्न उत्तर। कविता के रचयिता का नाम बताइए। जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, कवि के रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। और इसकी कविता का क्या नाम है? कविता का नाम है धरती का आंगन इठलाता। ये कविता का नाम है। कविता में किसकी बात की जा रही है? अभी मैंने आपको पढ़ाया है, तो कविता में किसकी बात की जा रही है? कविता में धरती के गौरव की बात की जा रही है, उसका गुणगान किया जा रहा है। भारत की आत्मा का गौरव कहाँ नहीं समाता? भारत की आत्मा का गौरव स्वर्ग लोक में भी नहीं समाता, अर्थात स्वर्ग लोक भी हमारी धरती की सुंदरता के आगे अपने आप को तुच्छ समझने लगता है। अब नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर केवल एक वाक्य में ही देने हैं। भू का यौवन कैसा है? भू का यौवन हरा भरा और धन धान्य से परिपूर्ण है। जौ गेहूं की बाली कैसी होती है? आपने सबने देखा ही हुआ होगा, जौ और गेहूं की जो बाली है वो सोने के समान चमकीली होती है। कवि क्या बोने को कह रहा है? कवि हमें बीज बोने को कह रहा है, ताकि वो कुछ समय के बाद पौधा बन सके। दाता वे किसे कहा गया है? दाता वे धरती को कहा गया है। हमारी धरती माँ का आंगन कैसा है? हमारी धरती माँ का आंगन धन धान्य से पूर्ण, हरा भरा, और जो बालियां, जो जौ और गेहूं की जो बालियां हैं उनसे स्मरणीय होकर बहुत ही सुंदर लग रहा है। किससे मानव का अंतरंग नाता है? मानव का अंतरंग नाता धरती से है। धरती पर बोई जाने वाली फसल से मिलने वाला अनाज ही मानव जीवन का आधार है। उसके बिना मानव जीवित नहीं रह सकता। हर तरह से मनुष्य पृथ्वी पर ही निर्भर करता है। धरती माँ की क्या विशेषताएं हैं? धरती माँ की विशेषताएं इस प्रकार हैं। धरती माँ हमें जीवित रहने के लिए अनाज देती है, खाने के लिए फल फूल देती है, और रहने के लिए, घर बनाने के लिए भी हमें पृथ्वी की ही जरूरत पड़ती है। और स्वच्छ जलवायु भी हमें पृथ्वी की वजह से ही मिलती है। जितने हम पेड़ लगाएंगे उतनी हमें स्वच्छ वायु मिलेगी। कविता के आधार पर बताइए कि हमारा ध्येय क्या होना चाहिए। ध्येय यानी कि हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, कि पूरी धरती को, इस कविता में क्या बताया गया है, क्या ध्येय होना चाहिए हमारा, कि पूरी धरती को एक परिवार के सदस्य के समान एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए, एक दूसरे के सुख दुख को बांटना चाहिए। इस कविता का यही लक्ष्य है कि सभी देशवासियों को मिलजुल कर रहना चाहिए। अगला प्रश्न देखो। कविता के माध्यम से कवि धरती माँ व इसके वासियों के किस किस गुण का बखान कर रहा है? देखो, कविता के माध्यम से कवि धरती माँ व इसके वासियों,
वासियों के किस गुण का बखान कर रहा है। देखो कविता के माध्यम से कवि ने धरती माँ व उसके वासियों का गुण कई प्रकार से किया है। जैसे देखो हरी भरी और धन धान्य से भरपूर धरती को देखकर अंतरिक्ष भी स्वयं को तुच्छ व छोटा समझने लगा है। गेहूं और जौ की बालियों से भूमि का आंचल स्वर्णमान हो गया है, यानी कि सोने के समान हो गया है। कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? इस कविता से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें धरती माता का सम्मान करना चाहिए, पूर्ण रूप से इसका आदर करना चाहिए और इस पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहिए। इसका अर्थ है कि हमें धरती पर, पृथ्वी पर पेड़ पौधे लगाकर इसको हरा भरा बनाना चाहिए। वसुधैव कुटुंब से कवि का क्या तात्पर्य है? देखो इससे कवि का तात्पर्य है कि जो भारत के जो लोग हैं उन सब लोग एक परिवार के सदस्य जिस तरह से रहते हैं उसी तरह से परिवार के सदस्यों की भांति ही देश के सभी लोगों को रहना चाहिए। अर्थात सब लोगों को एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, सुख दुख में एक दूसरे का साथ देना चाहिए। अब इसमें देखिए कवि किन से नए बीज बोने के लिए कह रहा है? कवि भारत के लोगों को नए बीज बोने के लिए कह रहा है। स्वर्ग लोक में क्या नहीं समाता? स्वर्ग लोक में भारत की जो सुंदरता है, इसका जो गौरव है वो नहीं समा रहा है। विगत व अंतर का अर्थ बताइए। देखो विगत का अर्थ होता है बीता हुआ, जो समय बीत चुका है, जो जा चुका है, वो होता है विगत। और दूसरा है अंतर। अंतर का मतलब होता है हृदय। हृदय हमारा दिल, हमारा मन, इसको क्या कहा जाता है? अंतर। अंतर होता है डिफरेंस, जो एक दूसरे में अंतर बताता है, वो नहीं, ये अंतर है हमारा अंतरात्मा, यानी कि हमारा हृदय। आज ये हमारा पूरा पाठ हो गया है।